एथिकल डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमने देखा कि एथिक्स की दो डायमेंशन है, एक तो हमारे पास इंटरनल डायमेंशन है, दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशन मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था हमारे पास कि हमारे पास यहां पर इंटरनली देखें तो मेरे लिए यहां पर क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। अब जो मैं अगर एज एन इंडिविजुअल देखता हूं तो मेरे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, यानी कि मेरा कैरेक्टर किस चीज को यहां पर मोरालिटी को सही मानता है नहीं मानता है, दैट इज बेसिक रिलेटेड टू इंटरनल एथिक्स। एंड सोसाइटी क्या सोचती है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली रहना तो सोसाइटी में, तो मेरी क्या सोसाइटी की क्या प्रैक्टिसेस हैं, फ्रेंडली क्या प्रैक्टिसेस हैं, कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स क्या हैं, उन सभी रिलेटेड उन चीजों को किसमें शामिल किया जाता है, दोज आर बेसिकली कवर्ड अंडर व्हाट, दोज आर कवर्ड अंडर द एक्सटर्नल एथिक्स ओवर देयर, वो एक्सटर्नल एथिक्स में शामिल रहती हैं। ठीक है, तो एथिक्स की दो डायमेंशन हमारे पास, एक हमारे पास है इंटरनल एथिक्स एंड दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल एथिक्स। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक। तो बैंक के ऊपर क्या रहता है, ऑब्लिगेशन रहती है। पहली ऑब्लिगेशन क्या है कि बैंक को चेक्स को ऑनर करना है, बैंक को कस्टमर्स की सीक्रेसी को मेंटेन करके रखना है। एंड फर्दर बैंक्स ऑब्लिगेशन टू फॉलो ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस, अगर यहां पर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कस्टमर के द्वारा तो उन्हें फॉलो करना है। वेंडर्स के क्लेम को ऑनर करना है, रिकॉर्ड इन ऑर्डर को रखना है। एंड फर्दर नोटिस बिफोर क्लोजिंग एन अकाउंट, अगर कोई कस्टमर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को एंड अप करना है तो वहां पर पहले कस्टमर को आपको नोटिस देना पड़ेगा। फर्दर ऑब्लिगेशन की आपको सभी लॉज, ऑब्लिगेशंस, गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को यहां पर कंप्लाई करना है। दैट इज रिलेटेड टू बैंक्स के ऊपर जो जो ऑब्लिगेशन शामिल है एंड बैंक्स के क्या क्या राइट हैं। बैंक के पास जनरल लियन का राइट है। जनरल लियन का राइट ये कहता है कि आप गुड्स को अपने पास पोजेशन में रिटेन कर सकते हैं अगर यहां पर आपका डेप्ट नहीं चुकाया गया एंड आप यहां पर एक रीजनेबल नोटिस देते हुए उन गुड्स को बेच भी सकते हैं। तो एक जनरल लियन का राइट अवेलेबल रहता है। एंड फर्दर राइट टू चार्ज इंटरेस्ट, तो बैंक के पास यहां पर एक राइट है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, यानी कि जो पैसा बैंक ने उधार पर दिया है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इसी तरह से जो सर्विसेज दी जा रही है बैंक के द्वारा उसके लिए बैंक कमीशन चार्ज कर सकता है। बैंक यहां पर अकाउंट को क्लोज कर सकता है अगर यहां पर बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से अकाउंट को नहीं चलाया जा रहा। एंड फर्दर यहां पर बैंक को एक नोटिस जरूर देना पड़ेगा पहले कस्टमर को अकाउंट को बंद करने से पहले। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स है हमारे पास, एक कस्टमर है, कस्टमर ए, एंड उसका सीसी अकाउंट भी चल रहा है, टर्म लोन अकाउंट भी चल रहा है एंड फर्दर सेविंग फंड अकाउंट भी चल रहा है। अब टर्म लोन में मान लीजिए 15,000 रुपए का जो बैलेंस है दैट इज ओवर ड्यू बैलेंस, दिस इज द ओवर ड्यू बैलेंस, 15,000 रुपए का ओवर ड्यू बैलेंस है, यानी कि जो यहां पर पैसा दिया जाना था कस्टमर के द्वारा लेकिन कस्टमर ने अभी तक पैसा पे नहीं किया। एंड फर्दर उसके सेविंग फंड अकाउंट में 20,000 रुपीज का बैलेंस भी बढ़ा है। तो आप यहां पर कस्टमर को एक नोटिस देते हुए, रीजनेबल नोटिस सर्व करते हुए आप यहां पर 20,000 यहां से 15,000 पे डेबिट करते हुए इस अकाउंट में जो आपके पास ओवर ड्यू अमाउंट था उसे यहां पर रिकवर कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज राइट टू सेट ऑफ, यानी कि आपके पास ही जो अकाउंट्स हैं जहां पर एक अकाउंट में आपके पास जो रिलेशनशिप है वो डेप्टर क्रेडिटर है। डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्या होता है, अगर मैं कौन से केस में, सेविंग फंड के केस में या टर्म लोन के केस में, जल्दी से बताइए किसके केस में जो बैंक है वो डेप्टर होगा एंड कस्टमर जो होगा वो क्रेडिटर होगा। किस केस में जो रिलेशनशिप है वो डेप्टर क्रेडिटर का होगा, इन द केस ऑफ सेविंग फंड अकाउंट या फिर इन द केस ऑफ टर्म लोन अकाउंट, यानी कि बैंक जो है उसका स्टेटस एज ए डेप्टर होगा एंड कस्टमर का स्टेटस क्रेडिटर का होगा। कौन से केस में होगा, वो सेविंग फंड अकाउंट के केस में होगा या फिर टर्म लोन के अकाउंट के केस में होगा, डेफिनेटली इन द केस ऑफ द सेविंग फंड अकाउंट। इन द केस ऑफ द सेविंग फंड अकाउंट यहां पर जो कस्टमर है वो यहां पर क्रेडिटर है क्योंकि कस्टमर ने पैसा वापस लेना है एंड बैंक जो है वो डेप्टर है क्योंकि बैंक ने पैसा यहां पर एक तरह से बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बैंक ने पैसा वो वापस करना है। ओके, एंड फर्दर टर्म लोन के केस में क्या रिलेशनशिप होगा, टर्म लोन के केस में जो बैंक है वो यहां पर क्रेडिटर है क्योंकि बैंक ने पैसा उधार पर दिया है एंड कस्टमर डेप्टर है। तो यहां पर दोनों में अगर कोई ओवर ड्यू बैलेंस है तो उसको हम यहां पर सेट ऑफ कर सकते हैं यूजिंग द राइट ऑफ सेट ऑफ। So these are the rights of a bank available and obligation to third parties क्या क्या है, fiduciary responsibility क्या रहती है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे पास है ही है कि हमने यहां पर सिक्रेसी को मेंटेन करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंसिस के साथ डील कर रहे हैं। किसके साथ डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स के साथ डील कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर हम जब डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के साथ डील कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड उनको सही से गाइडेंस प्रोवाइड करनी, दैट इज अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। ठीक है, एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द केवाईसी फॉर द रेगुलेटेड एंटिटी। तो आपको यहां पर बता देता हूं, जो भी यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी यहां पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उनको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है डाटा टू द FIUIND। तो यानी कि जो भी बैंक्स हैं उनको यहां पर जो ट्रांजैक्शंस का डाटा है वो यहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है टू द FIUIND, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ओके, so as for combating the
कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड फर्दर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है यहाँ पर उन प्रैक्टिसेस को बरतने के लिए यहाँ पर जो डाटा है वो बैंक्स के द्वारा शेयर किया जाना होता है विद द FIUIND एंड उसके तहत यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? दीज आर सेट टू बी रिपोर्टिंग एंटिटीज। These are said to be the reporting entities over here and इसके तहत यहां पर आपको KYC गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ता है। KYC के रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, KYC के रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो यहां पर RBI के द्वारा दी गई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सेक्शन 35A के अंडर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर गाइडलाइंस दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, जो कि बैंकिंग पॉलिसी के हित में, जो कि डिपॉजिटर्स के हित में। तो यहां पर जनरल गाइडलाइन यहां पर रिलेटेड टू KYC दी गई है अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू कि जो भी चीजें यहां पर पूरी की जानी है टुवर्ड्स अ फुलफिलमेंट of the KYC norms. Okay, so for the purpose of verifying the identity of the customers at the time of commencement of the account based relationship, यानी कि जब account based relationship को शुरू किया जाएगा, यानी कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश होगा, उस टाइम पर आपको यहां पर कस्टमर की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना है पॉजिटिवली, यानी कि कस्टमर आपके पास अपने आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दे करके जाएगा एंड फर्दर उसके बाद आप यहां पर उसे पॉजिटिवली एस्टैब्लिश करेंगे कि जो यहां पर इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज, रेगुलेटेड एंटिटीज जो है, दे रिलाई ऑन थर्ड पार्टी फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो यहां पर CDD के लिए, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए थर्ड पार्टीज के ऊपर रिलाई करती हैं, तो यहां पर कुछ कंडीशंस उनके लिए स्टिपुलेट की गई है। पहली चीज आपको यहां पर एक बता देता हूं, चाहे आपके लिए अकाउंट जो है वो यहां पर आपके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपका जो है वो यहां पर ओपन कर रहा है, लेकिन KYC की रिलेटेड अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी रहेगी वो यहां पर बैंक की ही रहने वाली है, वो किसी और की नहीं रहने वाली है। अब जल्दी से मुझे यहां पर बता दीजिए कि कितने OVDs हैं, हाउ मेनी OVDs आर देयर, कितने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं यहां पर रिलेटेड टू द KYC। तो यहां पर KYC के रिलेटेड OVDs कितने हैं, यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, वो यहां पर कितने हैं? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो द नंबर्स। तो कंडीशंस के बारे में हम यहां पर बात करें तो यहां पर कई पर्संस ने, कई कैंडिडेट्स ने आंसर किया है 6, कईयों ने आंसर किया है 5। तो यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि पहले ये नंबर जो था डेट वाज 6, लेकिन अब पैन कार्ड को OVD की कैटेगरी से हटा दिया गया है। नाउ देयर आर 5 OVDs, नाउ देयर आर 5 OVDs, यानी कि 5 हमारे पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कंडीशंस पर आते हैं। CDD रिकॉर्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड विद इन 2 days फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं वो आपको थर्ड पार्टी से 2 दिन के बीच बीच में लेने होंगे, या फिर हमें CKYCR यानी कि सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री से हमें डाउनलोड करने होंगे, यानी कि 2 दिन के बीच बीच में जो भी CDD के रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए। एंड फॉर द एडिक्वेट स्टेप्स आर टेकन बाय द REs टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट द कॉपीज ऑफ द CDD शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम द थर्ड पार्टीज अपॉन रिक्वेस्ट विदाउट डिले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कोई KYC नॉर्म्स के रिलेटेड डाटा चाहिए तो हमारे पास बिना किसी डिले के वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए, उसके रिलेटेड कोई भी डिले यहां पर नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी जो है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, दैट मस्ट बी सुपरवाइज्ड, मॉनिटर करना है उसको। एंड फर्दर हमने यहां पर CDD के रिलेटेड कंप्लायंस करने के लिए यहां पर जो भी मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी मेजर्स रखनी है उन मेजर्स को यहां पर अपनाना होगा ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो। एंड फर्दर जब भी हम डाटा चाहें तो वो डाटा हमारे पास अवेलेबल रहे। एंड फर्दर ताकि हम जो PML है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी गाइडलाइंस है उनको भी यहां पर फुलफिल कर पाए। ओके, द थर्ड पार्टी शैल नॉट बी बेस्ड ऑन अ कंट्री और जुरिसडिक्शन असेस्ड एज हाई रिस्क। तो जो कंट्री यहां पर हाई रिस्क कंट्री है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है यानी कि जो थर्ड पार्टी जिससे हम सर्विसेज लेने वाले हैं फॉर द पर्पसेज, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को इस चीज का जायजा लेना है कि वो थर्ड पार्टी वो यहां पर हाई रिस्क कंट्री से एसोसिएटेड ना हो। एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया CDD के रिलेटेड वो किसकी होगी, दैट विल बी लाइंग विद द RE इटसेल्फ, वो रेगुलेटेड एंटिटी की होगी, वो रेगुलेटेड एंटिटी की ही होगी, वो यहां पर थर्ड पार्टी की नहीं होगी जिम्मेदारी, ठीक है। एंड फर्दर दीज आर द कंडीशंस एंड लेट अस लुक एट द फर्दर RE शैल एंश्योर दैट। तो REs को क्या क्या चीज एंश्योर करनी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो REs यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटीज यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज को इस चीज को एंश्योर करना है कि कोई भी अकाउंट जो है वो फिक्टिशियस नेम में ओपन ना हो, यानी कि बेनामी अकाउंट यहां पर ओपन ना हो। ऐसा नहीं है कि आप बेनिफिशियल अकाउंट ओपन कर दे। बेनिफिशियल अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वकील विजिट करते हैं,
आपके पास एक लॉयर विजिट करते हैं, ही सेज कि एक अकाउंट ओपन करवाना है, आप कहते हैं कर देते हैं, अकाउंट ओपन कर देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे कस्टमर के नाम पर अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन नाम मैं आपको उसका नहीं बता सकता, आप अकाउंट ओपन कर दीजिए। ऐसा अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा। पहले ये चीज होती थी, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सीबीएस है एंड वैसे भी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली हमें अडेयर टू करना है, उनके साथ कंप्लाई करना है, तो ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। नो अकाउंट बी ओपन वेयर द आरई इज अनेबल टू अप्लाई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स, जहां पर आप सीडीडी को कर ही नहीं पा रहे। अब सीडीडी जो होती है वो यहां पर हमारे पास सिंपल ड्यू डिलिजेंस होती है, बेसिक ड्यू डिलिजेंस होती है, एंड इसके अलावा जो इनहैंस ड्यू डिलिजेंस है वो यहां पर होती है। तो आपको यहां पर कस्टमर की प्रोफाइल को ध्यान रखते हुए, कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर है, उसके हिसाब से हमें सीडीडी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर हम सीडीडी के जो मेजर्स है उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इज अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग सीडीडी प्रोसीजर्स। तो सीडीडी मेजर्स को फॉलो किए बिना आप कोई भी ट्रांजेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप अलाउ नहीं करेंगे। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर केवाईसी के पर्पस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास प्रॉपर्ली अवेलेबल होना चाहिए। एंड फर्दर RE shall apply the CDD procedure at the UCIC level, यानी कि यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड यहां पर आपके पास होना चाहिए। जैसे कि CKYCR के केस में, CKYCR के केस में यानी कि सेंट्रल केवाईसी जो रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री है उसके केस में, जब आप ऑनलाइन यहां पर केवाईसी को अपलोड करते हैं तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपके पास आता है, यूनिक आपके पास कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास आता है। वो नंबर कितने डिजिट्स का होता है, कितने वहां पर क्या उसकी लेंथ होती है नंबर की, काइंडली प्लीज लेट मी नो। क्या उसकी लेंथ होती है, डिजिट्स नहीं कहूंगा मैं, क्या उसकी लेंथ होती है यूसीआईसी की, यानी कि यूनिक कस्टमर जो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट कोड ओवर देयर, काइंडली प्लीज जल्दी से आंसर कर दीजिए। सो सीडीडी आपको सभी ज्वाइंट अकाउंट्स में भी फॉलो करना है, जहां पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं वहां पर सभी अकाउंट होल्डर्स का सीडीडी होगा। चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर है तो फॉर्मर का भी होगा, सर्वाइवर का भी होगा, ज्वाइंटली है तो सभी का होगा। तो यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके पास यूसीआईसी आता है, यानी कि आपके पास यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड आता है, वो आपको जल्दी से जल्दी लेंथ बता देनी कितनी होती है। तो एंड आई विल बी आंसरिंग इट इन द एंड ऑफ द सेशन इटसेल्फ। ओके, तो जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दीजिए। So CD procedure is followed for all the joint account holders while opening a joint account. तो joint account को open करते हुए सभी के लिए follow करना है। Circumstances in which customer is permitted to act on behalf of another person entity is clearly spelled out. अब यहां पर circumstances जिसमें यहां पर जो customer है वो यहां पर किसी और person के behalf पर act करता है, उस चीज को properly बताया जाना चाहिए। Further, to ensure that the identity of the customer does not match with any of the person or entity whose name appears in द सैंक्शन लिस्ट। अब सैंक्शन लिस्ट क्या होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्वेश्चन लिस्ट है, ईसीजीसी की क्वेश्चन लिस्ट है, या फिर किसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहां पर कोई लिस्ट बना रखी है जिसके रिलेटेड हो सकता है वो टेररिज्म से रिलेटेड हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने की है उनसे रिलेटेड लिस्ट हो। तो अगर ऐसी सैंक्शन लिस्ट कोई अवेलेबल है तो आपके पास कस्टमर का जो डाटा है, कस्टमर की जो आइडेंटिटी है वो यहां पर इस तरह की सैंक्शन लिस्ट से मैच नहीं खानी चाहिए, यानी कि आपको स्क्रीनिंग करते रहना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज सेड टू बी स्क्रीनिंग। तो यहां पर ये ना केवाईसी के पिलर्स है बेसिकली, these are the KYC pillars itself. First of all, customer acceptance policy क्या होगी, हम कैसी ट्रांजैक्शंस करने देंगे, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू सीडीडी, ये सब चीजें उसमें शामिल रहती है। तो यहां पर भी क्या है, दिस इज रिलेटेड टू स्क्रीनिंग प्रोसेस, एंड स्क्रीनिंग जो होती है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्क्रीनिंग क्या होती है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो जब आपने अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया उस टाइम पर आप स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग बाद में भी करते रहना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है पहले कस्टमर जो है वो सैंक्शन लिस्ट में ना हो, बाद में वो सैंक्शन लिस्ट में आ जाए, तो हमें यहां पर स्क्रीनिंग करते रहना है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू द identity of the customer must not be matching to any of the list which has been given by the any of the authorities over there.